हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले एक सरसरी का इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव के लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। अब ये देखिए, वो कह रहे हैं कि ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते देखा होगा। है ना, देखा है। उनमें से कुछ का चित्र बनाकर अपने बारे में लिखिए। खैर, अभी चूँकि 6th क्लास की बुक है, इसलिए बच्चों को इसको मनोरंजक बनाने के लिए इस तरह के दृश्यों को समझाया गया है। और उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका मतलब रोज़गार किस तरीके से उनको कहाँ कहाँ मिल रहा है, किस तरह के कार्य कर रहे हैं, उसको इन चित्रों के सहारे समझाया गया है। जैसे अगर आप इसको ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा ये क्या है, फिशिंग है ना, मछली मारने मछुआरों का काम है, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर आप ये ले लीजिए किसी को कृषि कार्य में संलग्न है, मतलब ये दिखा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में देश के अलग अलग कोनों में उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, भौगोलिक जियोग्राफिकल रीजन से लोगों के रोज़गार के अवसर और उनके प्रकार बदल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता क्यों है। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि देखिए इस चैप्टर में जिन चीज़ों को बताया गया है उसमें है क्या चीज़ है। उसमें ये दिखाया गया है कि पहले वह देश के एक कोने से चलते हैं, है ना, तटीय क्षेत्रों से मध्य में आते हैं, मध्य के बाद पूर्वोत्तर में आ जाते हैं, नागालैंड तक जाते हैं। पूर्वोत्तर में वो मानते हैं कि मतलब क्या है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग, मतलब देश के जितनी तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उन सबको लेकर के वो चलते हैं कि उनके हिसाब से लोगों के किस तरह के रोज़गार मिलते हैं, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर में तो मूल रूप से उन्हीं रोज़गार की चर्चा की गई है जो कि NCERT ने अपने हिसाब से सिलेक्ट किया है और उन्होंने कुछ अलग चीज़ों को उसमें ऐड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूँ, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस रोज़गार का उन्होंने उल्लेख किया है उसमें एक चीज़ और मैं अभी ऐड कर देना चाहता हूँ। वो चीज़ है मनरेगा, जो पहले था राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना, जो कि अगस्त सितंबर 2005 में जो अधिनियम बनाया गया और बाद में इसका नाम 2 अक्टूबर 9 को जो है इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। और शुरुआती दौर में 2 फरवरी 2006 को देश के अति पिछड़े क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। उसका उद्देश्य क्या था, ये भी वास्तव में ग्रामीण आजीविका ही है ना, निश्चित रूप से। इसमें क्या है कि प्रत्येक गांव के वयस्क को इस बात का अधिकार दिया गया कि उसको कम से कम अपने क्षेत्र के विकास के लिए
मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आजीविका का वर्णन हम दूसरा करेंगे, लेकिन इस अधिनियम में ये बताया गया है कि आपको सार्वजनिक कार्य करना है, मतलब आप अपने क्षेत्र का विकास करिए और साथ ही साथ जो है आप 100 दिन का निश्चित आपको रोज़गार मिलेगा। जैसे सड़क का निर्माण करना है, जल संरक्षण का निर्माण करना है, कुओं की खुदाई करना है, मतलब क्या है कि सामूहिक चीज़ें, सार्वजनिक क्षेत्र जिससे सबको लाभ हो सकता है, पगडंडियों को क्या कहते हैं, लिंक रोड का निर्माण करना है, ऐसे क्षेत्र में उनको जानबूझ कर कहा गया है कि वो 5 किलोमीटर के दायरे में उनको रोज़गार दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में रहकर अपने क्षेत्र का विकास भी करें और साथ ही कम से कम 100 दिन का रोज़गार उन्हें मिल सके। इसके लिए उनको एक जॉब कार्ड मुहैया कराया जाता है। वो जॉब कार्ड उनकी गारंटी दे देता है कि नहीं, ये उसके लिए एलिजिबल है, नाउ इज़ एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार गारंटी। और गवर्नमेंट की कंडीशन भी होती है कि अगर वो नहीं आता है, 100 दिन का रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो क्लेम भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और साथ ही 5 किलोमीटर की दूरी के बाहर जाने के बाद उनको जो है अलग से उनका जो रोज़गार का रेट है मजदूरी का, वो बदल जाता है। खैर, अब यहाँ पे हमने इसको जानबूझ करके ऐड कर दिया है, लेकिन बिंदु यहाँ पे मनरेगा या नरेगा की बात करने की नहीं है। तो आइए मेन टॉपिक पर हम आते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकान बीज और खाद की, और 4 दुकानें चाय की, और यहाँ टिफ़िन भी मिलता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि उसने कलपट्टू गांव का उदाहरण दिया है, इसलिए किया है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि क्यों तमिलनाडु से चला है, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ इस चीज़ को कि उसने तटवर्ती मतलब कोस्टल एरिया को जानबूझ करके नाम लिया है उस गांव का, जहां पर कि उसके साथ एक ही गांव को लेने के बाद वो कई तरह के रोज़गार के बारे में आपसे चर्चा कर सके। इसीलिए क्योंकि वो तटीय क्षेत्र है, फिशिंग का भी काम, फिशरी का भी काम हो सकता है, अन्य गाँव। तो कहता क्या है कि अब देखिए रोज़गार का क्या है, खेती भी लोग कर रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, मतलब इस तरह के सभी काम है। और व्यावसायिक रूप से नर्स भी है, शिक्षक भी है, धोबी है, नाई, मतलब क्या कर रहा है कि गांव के लोग के पास जो है इनकी आजीविका इस तरीके से चल रही है। और अगर आप टोटलिटी में देखें तो आप देखेंगे करीब कई छोटे स्तर की सभी लोगों के पास हर श्रेणी के लोग हैं जिनके पास के रोज़गार है। अच्छा, खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें जैसे सुबह के इडली, डोसा, उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में बड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग आसपास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते दिखते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने बताया ना कि वो उसी गांव को लेकर चल रहा है जहां पर एक ही गांव के पास वो हर तरह के आपको एग्जाम्पल दे सके। ठीक,
ये देखिए धान की रोपाई का सीन है ना। धान की रोपाई में जानते हैं इसकी नर्सरी बनाई जाती है और नर्सरी के बाद खेतों में पानी डाल करके वो दिखा रहा है कि चूँकि रोपाई ऐसे की जाती है, इसमें लिखा है कमर तोड़ काम होता है, बिना झुके उसकी रोपाई हो ही नहीं सकती है, इसीलिए वो कह रहा है। अब वह जो है यहाँ के किसानों की चर्चा करते हुए उनके बारे में बताना चाह रहा है। कह क्या रहा है, पहले लिखा उसने तुलसी, हम यहाँ सब रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से लेकर के शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी कलथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और खाद और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि कृषक कार्य में तुलसी ने अपनी चर्चा किया है कि हमें क्या क्या काम कैसे कैसे कम मिल रहा है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए जाने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव के रेट में थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगन का मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। मेरा पति रमन भी एक मज़दूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी लाती हूँ। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्ज़ी खरीदने में मेरी मदद करता है। अब देखिए वह रोज़गार के अवसर को चर्चा कर रहा है। क्या रहा है, देखिए इस चार्ट को देखिए। अब क्या कर रहा है कि पहला काम तो क्या है, रुपाई जून में क्या है, वो बीड़ा बनाने का काम करती है। जुलाई में भी उसको काम मिल गया। अगस्त में रुपाई का भी काम मिल गया। सितंबर में निराई का भी काम मिल गया। नवंबर में कटाई तक का भी काम मिल गया। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि वो दिखा रहा है कि दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक या मई के मध्य तक उसके पास रोज़गार के कोई अवसर नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी आजीविका को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे स्थिति में चूँकि वो बुजुर्ग महिला है, वह दूर नहीं जा सकती है। जो काम करना था वो इसी महीनों में, तो मतलब अब यह कि शेष दिनों में उसका खान पान कैसे चलेगा। जब उसके पास रोज़गार ही नहीं है तो खान पान उसका कैसे चलेगा। तो अब वो अपने पति की बात करती है कि जब पति भी उसके रुपाई में काम करता रहा होगा, है ना, लेकिन वो कह रहे कि शेष दिनों में जब काम नहीं मिलता है तो रोज़गार के अवसर के तौर पर वो बालू गिट्टी या दूसरी वो चर्चा किया है उस काम के लिए वो शहरों की तरफ चला जाता है, जिससे कि उसको रोज़गार मिले, है ना। तो अब ये देखिए कि एक ही तरह के आदमी हैं, उनके पास जो है पत्थर नदी से बालू ढोने का काम मिल रहा है, ठीक है ना। अब कहता है कि अब आदमी वही है, लेकिन अब जब उसको इस सीज़न में रोज़गार नहीं मिल रहा है तो अब पत्नी तो यहाँ तक उसका साथ दी है, लेकिन इसके बाद जो है ये पुरुष जो है अपने आजीविका की तलाश में ये काम करता है। मतलब एक ही आदमी को 2 तरह का काम संभालना पड़ा।
कहती है हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। ठीक है, क्या करना पड़ा कि उसको अपनी गाय बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी, जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों में कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा काम वो क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, पानी लाना, अब क्या है कि उनके पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी का पानी तो आ नहीं रहा है, तो एक तरह से काम तो कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको पैसा नहीं मिल रहा है। वो उनकी आजीविका का एक साधन है कि चलो भैया अगर हम ऐसा कर लेंगे और लकड़ी जाकर जला लेते आए वो गांव से, तो अब वहाँ पर आज के ज़माने की तरह से उज्ज्वला गैस तो किसी को मिल नहीं रहा है, दिखाया गया है, तो अब लकड़ी लाएंगे तो उनका ईंधन का पैसा बचेगा। तो कहते हैं कि मनी सेविंग इज़ मनी अर्निंग। वो किसी तरीके से पैसे को बचा रहे हैं कि उसको दूसरे कार्यों में लगा सके। में तो थोड़ा सा पैसा मिलाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें से करीब 80% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में वह उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। अब देखिए, खेतीहर मजदूर का क्या मतलब है। खेतीहर एक तो होता है भूमिहीन, जिसके पास ज़मीन है ही नहीं। खेतीहर मजदूर वो मजदूर है जिसके पास की बहुत थोड़ी ज़मीन है, उस ज़मीन से उसका जीवन यापन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वह दूसरों, जैसे कि पहले की बात किया है, रामलिंगन ऐसे लोगों के खेतों में जाकर काम करता है, तो अपने लिए आजीविका के उसके पास 2 साधन होते हैं। और कहता है कि कई बार उनको ऐसा भी होता है कि जब उनको भी कुछ काम नहीं मिलता है, तुलसी तो भूमिहीन है, तब उनको रोज़गार के अवसर में के मतलब कहते हैं, देखिए कहते हैं कि जब पूरे साल में उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो इसी को उदाहरण दिया गया है, तब वो बाहर जाकर के रोज़गार का तलाश करते हैं। अब देखिए, एक दूसरे किसान की बातों कर रहा है, शेखर। हमें यह धान अपने घर लेकर के जाना है। मेरे परिवार ने अभी भी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों के बदले ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों में उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एक एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत में 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ में तो मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। अब देखिए, भूमिहीन की स्थिति क्या है कि वो उसकी आजीविका पूरी तरीके से बड़े किसान पर निर्भर है, जिसके पास की 20 एकड़ की ज़मीन है। लेकिन एक दूसरे स्तर के किसान की भी वो चर्चा कर रहा है, जो कि भूमिहीन तो नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है। अब उसकी परिस्थिति की भी चर्चा कर रहा है। देखिए, जो चीज़ें बता रहा है करीब ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा कि स्टोरी के में कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी समझाता भले ही है, लेकिन अगर आप इन परिवेश पे जाएंगे, अगर आप जिन क्षेत्रों के होंगे, अगर उन क्षेत्रों में इस तरह ऐसी स्थितियाँ होंगी तो करीब करीब हर जगह पे ऐसी चीज़ होती है जिसको कि एनसीईआरटी ने कहानी के माध्यम समझाया है। अब देखिए, अब उसने बताया कि शेखर जो है उसके पास थोड़ी ज़मीन है भाई, तो लेकिन उसकी भी स्थिति की चर्चा कर रहा है। कह रहा है क्या कर सकते हैं भाई, कि धान बेचना पड़ता है।
बीज और खाद हमने उधार में लिया हुआ है। अब चक्कर ये है कि उस बड़े काश्तकार का दबाव तो उनके ऊपर है ही है, तो उनकी परिस्थिति की भी चर्चा कर रहा है कि वो कुछ बीज धान भले बाहर ले जाए, लेकिन अधिकांश उनको उन्हीं को बेचना है जहाँ पर से उन्होंने उधार लिया हुआ। उनकी परिस्थिति का भी वर्णन कर रहा है वो। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने ही तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ के पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हमें यहाँ के सहकारी समिति में बेच देते हैं। ठीक है, इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। अब देखिए, तुलसी की कहानी तो क्या थी कि उसको गाय भी बेचना पड़ गया, ठीक है, कि उसका कुछ था ही नहीं। लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास संकर गाय भी है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास जब रोज़गार का अवसर नहीं है तो ये चूँकि थोड़ा सा एक ऊँचे स्तर किसान है, तो जो 4 महीने का समय बचता है तो ये उसका उपयोग कहाँ कर देते हैं, वो श्रम के रूप में रामलिंगन के राइस मिल में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए वो रामलिंगन के राइस मिल की वो दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या होता है। कर्ज लेने पर जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर ऐसे किसान जरूर चीज़ खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज के रूप में लेते हैं। अब वो कह रहा है कि देखिए ये पूरी तरीके से दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी ये चूँकि छोटे काश्तकार हैं तो उनको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, साहूकार से इसके लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है। फिर क्या होता है, ये अभी तो शेखर का परिवार क्या काम करता है आपके विचार में? से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगा था? शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? स्थितियाँ साफ है। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वो अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारिक एजेंट से कहा कि वो अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारिक एजेंट के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों को तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानता और क्या अंतर है, आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार पर हो सकते हैं। उनके पास कितनी ज़मीन है, देखिए ना, एक भूमिहीन है, किसी के पास ज़मीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या हैं और उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है। तो शेखर को दूसरे ज़मीन पर काम नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, वह आपसी समझौते से कभी दूसरे क्या काम कर लेता है, या आसपास के लोग जो उसके स्तर किसान है उसके यहाँ काम कर लेते हैं, लेकिन उसको आजीविका के लिए दूसरे के लिए केवल 4 महीने के लिए जाना पड़ता है। कृषि कार्यों के लिए उसको रामलिंगन की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खाद, बीज, कीटनाशक के लिए उसको साहूकार से क्या करना पड़ता है, उसको कर्ज लेना पड़ता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं तो फसल को कीड़ा लग जाती है, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज के तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने तो कर्ज के दोब में दबकर आत्महत्या कर ली। अब देखिए, आमतौर पे जो है आपने देखा होगा कि भारत में नेता लोग जो है केवल माना कि अपनी घोटी चमकाने के लिए बोलते हैं। किसान बेचारा कर्ज के तल के क्या है, कहते हैं बोझ से कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया है।
इस तरह की भाषा बोलते हैं। वास्तविकता तो है कि ऐसा होता है, लेकिन वो तो अपने उद्देश्य से बोलते हैं। और कई बार तो वो होता क्यों है? किसान तो भाई, एक तो मान लीजिए कि भूमिहीन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर्ज लेगा ही नहीं इस सब चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ वो किसान जो कि अपने कृषि कार्य के लिए उससे संसाधन जुटाने के लिए उसने कर्ज लिया, अगर खुदा न खास्ता विपरीत परिस्थितियाँ आई या दैविक प्रकोप कहिए या प्राकृतिक प्रकोप से उसका कृषि नष्ट हो गया, उसे बहुत से भी कारण हो सकते हैं, है ना, बाढ़, तूफान, ओला गिरना, ये बताइए XYZ के फसलों में कीड़ा लगना, कुछ भी हो सकता है, सूखा पड़ना। तो ऐसी स्थिति में जब वह किसान जो है किसी से कर्ज लिया है तो उसको चुका नहीं पाता है। वो तो इस उम्मीद में लिया था कर्ज कि भाई चलो खेती होगी, हम कुछ बेचेंगे, बेचने के बाद कुछ लाभ होगा और पैसे से जो पैसा मिलेगा उससे हम जब साहूकार का कर्ज चुका देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन आजकल तो आपने कभी कभी देखा होगा कि अक्सर किसान कहता है, जो बैंक की इनकी अगर चर्चा छोड़ दे तो बैंक सरकार ने ऐसी भी सुविधा किया है किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसी चीज़ों से, जहाँ पर कि किसान जो है कई चीज़, उस क्रेडिट कार्ड की हम चर्चा नहीं करेंगे कि मोटे तौर पर समझिए कि किसान जिसके पास भूमि है वो बैंक से भी लोन ले सकता है, ठीक है ना। तो अक्सर आपने देखा जब चुनाव माहौल आता है तो उस माहौल में सरकार कहती है कि ऐसे किसानों के कर्ज को हम माफ़ कर देते हैं, है ना। तो किसान ऐसी चीज़ से बच जाता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो इस दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर हम हर समय, लेकिन परिस्थिति बस अगर किसी का कर्ज माफ़ किया जाता है वह तो उचित है, लेकिन यह कहना कि हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी किसानों का माफ़ कर देंगे तो इससे निकम्मापन को बढ़ावा मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि सभी किसान एक साथ पूरे प्रदेश में प्रभावित हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि, तो ऐसा है कि उन क्षेत्रों को चिन्हित करके ही केवल उनका कर्ज माफ़ करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है कि सरकार तो अपने वोट बैंक के लिए सबके को कर्ज माफ़ कर देती है, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो उसका बुरा असर निम्न और निम्न मध्यम वर्ग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब इसको आपको हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था, वे कलपट्टू और आसपास के गांवों में ही जमान खरीदते। अच्छा हाँ, रामलिंगन और करथमा इसकी भी ज़मीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज के कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल के मिल में उन्होंने कुछ पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज ले लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों में ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब देखिए क्या है, प्रथम स्तर पे तो रामलिंगन है, करथमा क्या है, ये किसान हैं, लेकिन किसान होने के साथ ही साथ चूँकि इनके पास ज़मीन ज़्यादा है ना, लार्ज होल्डिंग है, तो वो उस कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्यों को भी प्रारंभ करते हैं और उनसे भी यही किसान देखिए है किसान, लेकिन आमदनी के स्रोत बढ़ा रहे हैं और लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी, मतलब आजीविका भी प्रदान कर रहे हैं। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर है, कलपट्टू गांव में शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन के जैसे बड़े किसान हैं। अब वही दिखा रहा है कि भारत के गांव में कहीं भी आप जाएंगे, करीब करीब अधिकांश जगहों पे आपको ऐसी स्थितियाँ मिलेगी जहाँ पर भूमिहीन भी हैं, खेतिहर भी हैं और साथ के साथ जो बड़े किसान भी हैं। कहता भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्योंकि NCERT ने इस आंकड़े को पेश किया है और ये डाटा जो है, ये आंकड़ा बहुत जल्दी बदलता नहीं है। क्या है, भारत में प्रत्येक
5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कोई भूमिहीन है और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है तुलसी और शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। अब कह रहा इनके पास ज़मीन तो है लेकिन 2 एकड़ में पूरा काम ही नहीं कर पा रहे हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव के अधिकतर गाँव की ज़मीन पर अब वो कहता है कि 20% ज़मीन जो है एक तरह से बड़े लोगों के पास है। 20% किसानों के पास गांव की अधिक से अधिक ज़मीन उनके पास है। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, कहने को है कि किसान हैं, किसान से अब ये मत समझिए कि वो केवल खेती का काम करते हैं, उसके सहारे वो दुकान चलाते हैं, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना भी जाते हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए आप यह कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान गरीब हैं। क्यों? क्योंकि 80% हैं, तो 10 में अगर 8 ऐसे तो मेजॉरिटी किसकी गरीब होगी। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? अब देखिए, यह चैप्टर देखते कि स्टोरी है, लेकिन इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्री के हिसाब से जो क्वेश्चन है, अभी तो मैंने उस क्वेश्चन को मैं इंसिस्ट करता हूँ, उसको मैं फोकस करता हूँ, प्रेशर डालता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। किसी एग्ज़ाम के मेंस में जब जाते हैं, जहाँ पर कि आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें होती हैं, एसेज लिखना है या किसी बड़े इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप के सामने ऐसी परिस्थितियाँ रख करके कहा जाता है कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे मैं इंटरव्यू में पूछा कि आप बताइए कि जिस देश में ऐसी स्थिति हो, है ना, वो इसी एग्जाम्पल को इसको दे दिया इंटरव्यू ने, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस तरह से गरीबी उन्मूलन या भूमिहीन और खेतीहर किसानों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, है ना, कौन सा कदम उठाएंगे। अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया गया है ना, तो अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उनको एक विश्लेषण युक्त एनालिटिकल रिस्पांस देंगे, और इसी कारण से एनसीईआरटी आपसे इन चीज़ों को रखता है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको गांव की दशा का मालूम होता है। गांव की दशा मतलब ये माना जाता है कि वो आपको देश के हर कोने में भी हर एरिया में ले जाएगा। कि मान लीजिए कि एक आप ये सॉफ्ट बन गए, आपको तमिलनाडु में जाना पड़ गया, आपको नागालैंड में जाना पड़ गया, आपको मध्य भारत में नियुक्ति हो गई, तो अगर आपको वो पहले से ही बताता है कि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू टैकल द प्रॉब्लम। Only then you will be able to resolve the issue, you will be able to solve this problem। तो इसी के लिए कह रहा है आपकी राय में इस स्थिति को मतलब क्या है। ये मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। अब देखिए, अब आपको कोस्टल एरिया से ला करके वो सेंट्रल इंडिया में लाया। अब कहता है वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी, उसको देखिए। जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था, कह क्या रहा है, यहाँ पर जंगल की उपज और पशुओं पर, पता है, तीनों पर निर्भरता इनकी है। किस पे है? केवल खेती पर नहीं है, खेती, जंगल के उपज और पशुओं पे। अब कहते हैं कि उदाहरण के लिए कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका हैं। ठीक, आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों में बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। यह देखिए, अधिकांश कार्य जो है यह, आप जैसे कि महुआ है, महुआ का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है ना।
ज़्यादातर लोग तो इसे कच्ची शराब बना देते हैं। खैर मैं शराब की बातें नहीं करूँगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही मेडिसिनल फीचर्स है। मतलब क्या है, औषधि गुण बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। इसका प्रयोग अच्छा ज़्यादातर इस कार्य में जो हैं अधिकांश आप पाएंगे आदिवासी लोग ही काम करते मिलेंगे आपको। ठीक, तो अब चक्कर है कि ये तो है नहीं कि धान अब महुआ बिनने तेंदू पीछे साल भर काम कर रहे हैं, साल भर उनके पास आजीविका है। दूसरे पर आइए, तेंदू अब क्या महुआ से क्या है, महुआ से तमाम तरह की औषधियाँ बन रही हैं, हर बहुत क्षेत्र में इसका प्रयोग है। तो अब चक्कर ये कि इसका मतलब कि खरीदार भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मात्र इनके बिनने से ही उनके रोज़गार चल रहे हैं। दूसरे तरफ तेंदू का पत्ता जो आपने देखा, जो बीड़ी पीते हैं ऊपर का जो खोलता है, वो तेंदू के पत्ते से बनता है। शहद के औषधि गुण को दुनिया में कौन नहीं जानता है। जैसे आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग कहते हैं कि शहद पीजिए, शहद में बहुत ज़्यादा गुण है ना। एक गुण विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि शायद आम लोगों को नहीं मालूम होता है। लोग ये समझते हैं, आपको देखे होंगे कभी कभी वैद्य लोग या बहुत लोग कहते हैं कि शहद से मोटापा घटाइए। अब प्रश्न उठता है कि शहद से मोटापा, मतलब मैं विषयांतर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि शहद से मोटापा से क्या मतलब है। होता क्या है कि शहद को पाचन करने के लिए, उसके तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तभी जाकर बॉडी में। अच्छा, जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी की जो कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शहद के इस्तेमाल से मोटापा घटता है ना, आपको क्या ओबेसिटी कम होती है। खैर ये तो मैंने मेडिकल की चर्चा कर दिया क्योंकि पॉइंट आ गया था। तथा सहकारी समिति के आसपास शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के आजीविका को समान है। कई लोगों के पास क्या है, ठीक है, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जंगल क्षेत्र है, उनको कुछ बहुत ज़्यादा गाय भैंस के लिए बहुत ज़्यादा उनके चारे की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो वो आमतौर पर चरागाँव में चले गए, चरा कर लेकर चले आए, उनका उस पर केवल कोई खर्च नहीं लगा। जो दूध दिया उस दूध को सहकारी समितियों को बेच दिए, एक आमदनी का स्रोत है। मतलब कुछ ज़्यादा इनको करना ही नहीं पड़ रहा है, प्राकृतिक रूप से ही जो है इनको आजीविका के साधन मिल रहे हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरा गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने और एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। और जैसा कि मैंने चर्चा किया कि उस गांव का नाम ले रहा है कि उसी पर एक सेंट्रलाइज प्लेस पर उनको एग्जाम्पल से समझाने का एक अवसर मिला। अब दूसरे गांव का जब बात कर रहे हैं, कहते हैं पुदुपेट। यहाँ पर क्या है, इन परिवार की चर्चा कर रहा है। इस परिवार को खेती से कोई मतलब नहीं है, उनका जो आजीविका केवल है मछली के पे ही व्यापार पर टिका हुआ है। मछली मारना, उनको बेचना। अब वो आगे कैसे काम करते हैं, लेट अस सी। अभी अगले चैप्टर पर जाने के पहले, जैसा हम अगले पेज पर जाने के पहले इसको भी चर्चा कर लेते हैं, तो बैक करना पड़ेगा। कहता है कि नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। अब देखिए ये स्टेप बना हुआ है, अभी मैं इसको समझाता हूँ। ये एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चकसेंग समुदाय के हैं। इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट पूछ सकता है कि नागालैंड के इस एरिया में किस समुदाय के लोग रहते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं, ये तो इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन किस समुदाय के लोग रहते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पर किस तरह का। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे सीढ़ी से आप होते इस पे आए, इससे आए, इससे आए, फिर नीचे चले गए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो सीढ़ी क्यों बना रहे हैं भाई। आप पूछेंगे सीढ़ी खेती करें, मेन चक्कर क्या होता है कि पहाड़ियाँ स्लोप पे होती हैं, ऐसे हैं, तो यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, कुछ नहीं रुकेगा, मतलब है ना, कुछ जब रुकेगा खेती कैसे करेंगे। अब वो क्या करते हैं कि जैसे पहाड़ी ऐसे है, तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। जैसे कि आप
किसी पहाड़ी देवी के यहाँ जाते हैं, पहाड़ों पर देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, पहाड़ियों पर स्टेप बाय स्टेप आप तक बगल पहाड़, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहाड़ियाँ काट कर बनाई गई है। तो मान लीजिए उसी तरह की सीढ़ी इन्होंने खेतों में बना दिया, और उन सीढ़ियों के आगे इन्होंने एक हर्डल बना दिया, रोकने की जगह बना दिया। अब उससे क्या होता है, उससे होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये सीढ़ी देखें, इसको रोक बना है, इन्होंने एक ठोकर बना दिया। अब यहाँ पे जब ये धान की खेती करेंगे तो पानी यहाँ रुका रहेगा, पानी रुका रहेगा, पानी नीचे जाएगा नहीं, इस सीढ़ी का पानी इसके नीचे नहीं जाएगा। तो अब धान की खेती के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप खेती कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास प्लेन नहीं है, उनके पास मैदानी क्षेत्र नहीं है। अब आगे देखते क्या कहते हैं। कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती करते, इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे पानी भरा रहता है। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है, मतलब धान की खेती के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। चिजामे के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर के पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब एक दिन काम ख़त्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठ करके खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, और जब दिन का काम ख़त्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठ कर के खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक कि काम ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हर एक जो कृषक है उस क्षेत्र का एक दूसरे पर निर्भर है ना। काश आज की तरह से इंडिपेंडेंट होता तो शायद वो भी कहता कि भैया हमसे उनसे क्या मतलब है, लेकिन उनके अंदर निर्भरता ही उनको जोड़ती है, निर्भरता ही उनको जोड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इनकी मदद नहीं करें तो वो हमारी मदद नहीं करेंगे, वो तो अकेले दम पर इस तरह की वो खेती नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कार्यशैली या आजीविका कैसे होती है उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। जैसे कि एक दार्शनिक रूसो ने एक अपनी किताब में लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि आदिम युग बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा है कि आदिम युग इसलिए बहुत अच्छा था कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा विवेक से काम नहीं करते थे, एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, इसलिए उनके अंदर भाईचारा का स्वभाव था। जैसे कि अभी आप बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, आप लोगों में बहुत लोगों ने देखा होगा कि आज से 30-40 साल पहले या क्या होता था, गाँव में कुछ शादी ब्याह होता था तो किसी के यहाँ से पेट्रोमैक्स आता था, किसी के यहाँ से चारपाई आ रही है, किसी के यहाँ से कुछ आ रहा है, किसी औरतें मिल कर के गेहूँ सफाई कर रही हैं कि बारात आने वाली है, ये वाला आली है। तो उससे क्या होता था, गाँव के सभी लोगों के अंदर एक निर्भरता के नाते अगर मन में कहीं द्वेष है भी तब भी वो मजबूर थे कि वो एक साथ रह करके काम करें। एक गांव एक स्वरूप में चलता था, एक मुट्ठी के रूप में चलता था, है ना, अंगूर के गुच्छे की तरह से, टूटे हुए अंगूर की तरह से नहीं काम करता था। तो लेकिन अब आज क्या है, अगर आपका पैसा है तो आपने गेस्ट हाउस बुक किया, अब बता दिए भैया कि हमारे यहाँ फलानी तारीख को शादी, आप आ जाइए, बस। वो भी कार्ड भी जो अब नहीं भेज रहे हैं, अब तो व्हाट्सएप से लोग कार्ड भेज दे रहे हैं, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया कि कोई आदमी लेकर आपके यहाँ कार्ड जाएगा। खैर, इसकी अब चर्चा हम आगे नहीं करें, आगे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, अरुणा और पारिवेलन की कहानी बता रहा है, जो कि मत्स्य व्यवसाय में, मछली पालन में है। पुदुपट्टू कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के आसपास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरान, ये आपको नोट करना कि व्हाट इज़ कैटामैरान, ये क्या चीज़ होता है। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, है ना। मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नावें, पूछा जा सकता है क्या होता है ना, की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे
कैटामैरान मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक आदमी केवल मछली मारने का काम कर रहे हैं ना, मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, इनको खरीदने बेचने के लिए औरतें काम कर रही हैं। अब कहता है मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा अब आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। वे हमारे कैटामैरान में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। ठीक है, आज की मछली पकड़ी आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे कैसे उनका रोज़गार चल रहा है। 3 हिस्सा बढ़ता है, उन 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं कैटामैरान में। दूसरे तक बाकी एक हिस्सा जो उसे मिलता है जिसका कि नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामैरान और उसका इंजन हमारे पास है तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर के एक इंजन ख़रीदा है जो कैटामैरान में लगा हुआ है। इससे वे लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। ठीक है, मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाने और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह तक 2 बजे तक वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा सकते क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय है। अब देखिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, आप बैक करिएगा साहब। अब वो कह रहा है कि मछलियों मारने के व्यवसाय में देखिए एक आदमी जो है केवल उनको संसाधन उपलब्ध करवा रहा है, वो मछली मारने जा ही नहीं रहा है ना। एक वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग उसमें भी है कि जो बेचने का भी काम करता है। तीसरा वर्ग नीलामी में जाता है। मतलब वो दिखा रहा है कि एक मछली मारने में कितने लोगों की भूमिका है और उसको मार्केट तक पहुंचाने में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उसके आधार पर दिखा रहा है कि एक इसी व्यवसाय में कितने लोगों को आजीविका मिलती है। दूसरी तरफ जैसे उसने बताया कि हमारे उसके जो है बता रहा है कि तूफ़ान फंस गए। आजकल तो खैर ऐसी स्थितियाँ बहुत कम हो गई। आज को तो मतलब कि सैटेलाइट से मालूम होता है किसानों, पहले तो बहुत ज़्यादा लोग मर जाते, तूफ़ान आता था पूरे कोस्टल एरिया बह जाता था, कितने मछुआरे समुद्र के अंदर गायब हो जाते थे। लेकिन अब तो चूँकि हमारे पास सिस्टम ऐसे बन गए, सैटेलाइट बता देता है कि इस एरिया में कब तूफ़ान आने वाला ये है। गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए और मछुआरों को मना कर दिया जाता है कि आप उधर मत जाइए। अब यहाँ पे क्या और इम्पोर्टेंट, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए 8 महीने तो इनके पास सबके पास रोज़गार है, जो लोग भी मछली मारने से लेकर के बेचने खाने तक का काम कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जब 4 माह तक मछली पकड़ा ही नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि इतने लोग बेरोज़गार उस समय रहेंगे, है ना। उसके बाद वो क्या करेंगे, अब ये देखने की बात है। ऐसा होता क्यों है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये माना जाता है कि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो भाई अगर मछलियाँ का प्रजनन होगा ही नहीं तो मछलियाँ आप लाएंगे कहाँ से, है ना, तब तो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वो जानबूझकर उनको छोड़ना पड़ता है कि नहीं, हम उस एरिया में जो भी मछलियाँ हैं उनको समाप्त नहीं करेंगे। इस मानसून के कार्यकाल में हम उसमें मछलियों को पकड़ने नहीं जाएंगे। अब वही देखिए, देखा स्थानीय बाजार लोकल है, वो मछली लेकर टोकरी में गई, बेच रहा है, खरीदार है ना। कहीं से नीलामी हो, उसे टोकरी में किया।
इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मजबूरी हो जाती है कि जब 4 महीने मेरे पास काम नहीं है तो कहते किसी व्यापारी से उधार लेते हैं। तो व्यापारी जब उधार लेते हैं तो व्यापारी कह देता भैया कि ठीक है, क्या करना है। अब वो कह रहे हैं कि मछलियों की जब नीलामी होगी तो नीलामी हम इसी शर्त पर तुमको पैसा देंगे, 4 महीने काम करो, कि वो नीलामी मेरे माध्यम से होगी, हमारे लोग उस नीलामी में। तब वो कहते हैं कि उसको कहते हैं आधे पौने, मतलब कम से कम भाई व्यापारी है उससे मदे पड़े हैं, जो भी रेट देगा उसी रेट पर हमको बेचना पड़ता है। फिर तो उसने एक सुनामी का उदाहरण लिया है। ये सुनामी बड़ी फेमस है। सुनामी होता क्या है, देखिए अर्थक्वेक जब होता है ना, भूकंप जब आता है, सामान्य रूप से आपने 2015 का भूकंप तो भारत ने बहुत अच्छी तरीके से देखा था, जैसे नेपाल की बहुत बर्बादी हुई थी, इंडिया भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, ठीक है ना, मेन जो है इंडिया में बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब स्थल पे जब आपको लगा कि बिल्डिंग हिल रही है, बिल्डिंग गिर रही है, पंखे हिल रहे हैं, ये ग्लास का पानी ला, तो ये जो स्थलीय जो भूकंप होता है तो उस दैट इज़ नोन अर्थक्वेक, है ना। लेकिन अगर यही चीज़ समुद्र के बॉटम में, समुद्र के तलहटी में, जहाँ पर कि वहाँ पर ठोस, जिसके बाद पानी के बाद ठोस आता है, बॉटम आ जाता है, अगर उसके अंदर अनइवन पैदा हो गया उसके उस पर, तब क्या होता है कि चूँकि मान लीजिए गिलास है, गिलास के अंदर पानी रखा हुआ है और है ना सीधा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर गिलास को आप लुढ़का दे तो पानी क्या हो, इधर तो भागना शुरू करेगा ना। पूरी गिलास है, गिलास के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अब उसका बेस ही जब हिलना शुरू हो गया तो वो पानी छलकेगा। तो सेम चीज़ क्या होता है, सुनामी में होता है। सुनामी एक तरह से समुद्री भूकंप होता है। अब समुद्र के नीचे से जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तब क्या होता है कि समुद्र की पानी जो उठना शुरू करता है, समुद्र के पानी ऐसे ऐसे भागना शुरू करता है। तो वही कहता है कि सुनामी में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। किस तरह से नुकसान, इसकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीक़ों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं तो कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो गई तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस प्रकार जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। एक सर्किल में बनाया गया है ना, जैसे कि क्या कहता है, वो कहता है कि इस तरह से जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। मतलब क्या है कि किस मौसम में कौन सा रबी का मौसम है, कि खरीफ का मौसम है या जायद का फसल है, वो तो निर्भर करता है प्रकृति के ऊपर। मतलब कि एक ठंडे का है, एक बरसाती मौसम का है, लेकिन उसके साथ वो भी कहता है कि उनकी भी तो एक अवधि है ना, कि इसी बीच में बोना है, इसी बीच में काट लेना है। तो जो शेष समय बचता है उसमें वो क्या करते हैं, उनको आजीविका के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। वो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। और दूसरे समय पर काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे, अब देखिए कह रहा है कि ना, कि जैसे उसने दिखा दिया ना कि जो श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, अब वो कह रहे हैं कि सबके साथ समस्याएं अलग अलग ही हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति पर और ऋतुओं पर निर्भर है। ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि किसान खेती करके 12 मास वो काम में लगा हो, है ना। उसको कहीं न कहीं कुछ क्षेत्र में आकर के उसको बेरोज़गार होना ही है। इसीलिए शुरू में मैंने मनरेगा की चर्चा किया कि कम से कम 100 दिन तो उसके पास गारंटी है। जिस समय की कटाई, बुनाई, कटाई, रोपाई, बुआई या जो भी कटाई का या निराई का जब समय बचता है तो उस वयस को कहीं दूर न जाना पड़े, वो अपने 5 गांव के 5 किलोमीटर के रेंज में अपनी ग्राम पंचायत में कार्य करे और रोज़गार सृजन करे। और साथ ही साथ उसको ये भी निर्देश है कि वो सार्वजनिक कार्य करेगा, मतलब अपने गांव का विकास करते हुए वो पैसा कमाएगा।
लोग कैसे ज़िंदगी का बसर करता है और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ व्यापार ऐसे जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर, मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों के पास पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता है। इसकी उन्होंने चर्चा कर दिया, इसको उन्होंने बाद में दोहराया है कि तमाम परिस्थितियों के बाद, तमाम व्यवसाय के बाद भी जो है, जो कृषि कार्य में संलग्न लोग हैं या मत्स्य पालन ऐसे क्षेत्रों में हैं, मछलियाँ मारने वाले क्षेत्रों में हैं, उनके पास पूरे 12 महीने रोज़गार उपलब्ध नहीं रहता है। केवल वो 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो कि बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास तो तमाम, वो कृषि खुद भी करते हैं, करवाते भी हैं। साथ के साथ वही कह रहा है ना कि ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं किसान, इनको अपनी आवश्यकता नहीं है ना। वो लैंडलॉर्ड हैं, वो खेती इसलिए करवा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो और उनको बेचें। मतलब क्या है, एक के पास तो है ही नहीं, एक तो भूमिहीन है, उसकी मजबूरी कि उसके पास अपने उगाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा है भी तो उसके पास छोटी ज़मीन है। छोटी ज़मीन होने के कारण शेखर ऐसे का उदाहरण दे रहा है, तो उसी का उसने पहले उदाहरण दिया भूमि का, कि उसके बाद भी अगर बेचारे प्रकृति का प्रकोप हो गया तो अंत में क्या होगा कि उसको सूद ब्याज पर या सूद कहिए, उस पर साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेने के बाद कभी ऐसी भी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि अगली फसल में भी नुकसान हो जाता है और कृषक जो है कर्ज के बोझ के तले दब जाता है और अंत में जो आत्मघाती आत्महत्या कदम उठा लेता है। अब देखिए, एक उसने चार्ट बनाया है ना, इस चार्ट को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से उसे समझाने की कोशिश किया है ना। कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश इसलिए किया है कि देखिए, शेखर भी किसान है, रामलिंगन भी है, लेकिन ये बड़ा किसान है। खेती की हुई ज़मीन, मजदूरों की ज़रूरत, उधार की ज़रूरत है ना। इनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, शेखर को ज़रूरत पड़ रही है। ये बता रहा है कि उन्हीं की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूमिहीनों की अगर बात छोड़ दें, केवल शेखर ऐसे जो कि मतलब जिनके पास की लैंड होल्डिंग बहुत कम है, छोटे जो किसान हैं, उनकी भी स्थितियाँ क्या होती हैं, है ना। तो इनकी चर्चा करते हुए वह जो है, अब देखिए समरी के रूप में जब हम जाएंगे तो आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि कहानी के रूप में कक्षा 6 के बच्चों को तो समझाया जाता है जिससे कि वह देश के बहुसंख्यक वर्ग के बारे में जान सके कि देश के किस कोने में कैसे लोग रहते हैं, क्या समस्या उनके सामने है। क्योंकि कल को अगर उनको प्रशासन संभालने का अवसर मिलता है तो उनको मालूम रहता है कि इन क्षेत्रों में किस तरह की समस्याएं हैं और अकॉर्डिंगली वो प्लान बना सकते हैं। या जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर भूमिहीन या ऐसे तुलसी या शेखर ऐसे किसानों की समस्या आपके सामने आ जाए तो इनका परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि हमने इन्हीं टॉपिक को लेते हुए कुछ पॉइंट्स को अलग करते हुए भी मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगले टॉपिक में हम नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। टिल देन, बाय बाय।